अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ जमील सुखेरा, मेरे साथ है हिना न्याजी एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वीकेंड के बाद जब हम आते हैं तो अक्सर लोगों को ना मंडे ब्लूज हो रहे होते हैं, लेकिन हम जब आते हैं तो बड़े रिचार्ज होके आते हैं। एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होता है क्योंकि वीकेंड में बहुत रेस्ट किया होता है और अपनी मज़े की एक्टिविटीज़ की होती हैं, तो वो जो एनर्जी लेवल है ना वो बड़ा बूस्टअप हुआ होता है। आई एम श्योर आप सब लोग भी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, और हम आपके साथ यहाँ पर हाजिर हैं और 2 घंटे हम आपके बेहतरीन बनाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आज की अच्छी बात पे आएंगे। तासुब, हम एक लफ्ज़ जो है अक्सर सुनते हैं। तासुब जो है वो एक नफ्सियाती बीमारी है जिसकी वजह से इंसान के सोचने और समझने की जो सलाहियत है वो महदूद हो जाती है, और माशरे में तासुब ने इस कदर जगह बना लिया है कि हम इससे बाहर निकलने को तैयार ही नहीं हैं। किसी भी शख्स जो है ना का अपने ख़ानदान, अपने कबीले, ज़ात, बरादरी या इलाके को बुनियाद बनाकर लोगों को जो है वो रियायत देना, उनकी हमायत करना, हकीकत ज़ाहिर हो जाने के बाद भी हक की जो बात है उसको तस्लीम ना करना और सिर्फ उन्हीं बुनियादों पर जो है ना वो ओहदे देना तासुब है। और अगर हम शरीयत की नज़र में इसको देखें तो ये नापसंदीदा अमल है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद है कि जो तासुब पर मर गया वो जहलियत की मौत यानी कि मर गया, और वो हम में से नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस चीज़ से बिल्कुल दूर रहें, तासुब को अपनी ज़िंदगियों से जो है ना वो ख़त्म कर दें। बिल्कुल, और अगर यूं कहा जाए कि तासुब नासूर से भी बदतर है तो कोई मुबालगा नहीं होगा, क्योंकि नासूर जैसे इमराज तो दुनियावी ज़िंदगी को तबाह करते ही हैं, उसके अलावा आपकी दीनवी ज़िंदगी को भी तबाह करते हैं। और तासुब से ना सिर्फ दुनिया बर्बाद हो जाती है बल्कि आखिरत भी ख़राब हो जाती है। आज की अच्छी बात यह है कि तासुब से दूरी इख्तियार की जाए। इस वक्त पूरी दुनिया में इस्लाम के ख़िलाफ़ तासुब की एक लहर पैदा की जा रही है और इस्लाम दुश्मन कुव्वतें मुसलमानों की दिल आज़ारी का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। इस वक्त भी एक अफसोसनाक वाक़या स्वीडन में पेश आया है हालिया दिनों में, जहाँ तुर्किया के सिफारतखाने के बाहर कुरान पाक की बेहुरमती की गई और सऊदी अरब, पाकिस्तान, खलीजी ममालिक और इस्लामी ताउन तंजीम यानी कि OIC की जानिब से इस वाक़े की सख्त मज़म्मत की गई है। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने कुरान की बेहुरमती को नफ़रत अंगेज़ अमल करार दिया है और कहा है कि इस्लामोफोबिया पर मबनी इस इश्तियाल अंगेज़ काम के बायस दुनिया भर के 1.5 अरब मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। इसलिए आज की अच्छी बात है कि जनाब तासुब को छोड़िए, ना इंसाफी के दरवाज़ों को बंद करें। बिल्कुल, किसी को हकारत की नज़र से देखना, अपने दिल में हसद, बोग्स, कीना, इन चीज़ों को जगह ना दें, इन चीज़ों को ना पल्ले दें और एक अच्छी, हेल्दी और पॉजिटिव लाइफ गुजारें। बहुत अच्छी जमील आपने बात की, क्योंकि इन सारी चीज़ों का जो दारो मदार है वो हमारे माइंडसेट से है। ये सारी थॉट्स जो हैं वो हमारे दिमाग में जन्म लेती हैं और फिर अगर हम उनको आगे अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं तो वो आगे बढ़ती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हमारा माइंडसेट जो है वो अगर पॉजिटिविटी की तरफ हम अपने माइंड को रखेंगे, हमेशा हम अच्छा सोचेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि सोचें भी अच्छा, गुमान भी अच्छा करें, क्योंकि अगर आप गुमान अच्छा करते हैं, आप सोचते अच्छा हैं, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली ज़िंदगी में अच्छी होना शुरू हो जाती हैं। इंसान का पॉजिटिव एटीट्यूड तो ज़रूरी है, उसकी पॉजिटिव सोच जो है वो बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव अप्रोच होना। देखिए, हम बात करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ की ना, मिसालें देते हैं कि वहाँ पे सिस्टम कितना अच्छा है, वहाँ पर हेल्थ सिस्टम कितना अच्छा है, एजुकेशन सिस्टम कितना अच्छा है, लोगों का ख्याल किया जाता है, इंसानियत बहुत ज़्यादा है लोगों में। लेकिन मुसलमानों के लिए ऐसा तासुब रखना ये समझ से बाला है, क्योंकि अगर हम किसी भी मज़हब की तौहीन नहीं करते, अगर हम किसी को मज़हबी बुनियादों पर बुरा भला नहीं कहते, तो हम भी पूरी दुनिया से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि मुसलमानों के साथ जो तासुब है वो भी रवाना रखा जाए। बिल्कुल। तो ये थी आज की अच्छी बात जनाब। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि लाहौर में जिना पोलो फील्ड्स में मेजर जनरल सईदुज़्ज़मान जंजुआ मेमोरियल पोलो कप का फाइनल हुआ और इस फाइनल को देखने के लिए कौन पहुंचा? हमारी टीम मेंबर सबा वहां पर पहुंची, तो और डिटेल्स बता रही हैं इस मैच के हवाले से सबा। पोलो का शुमार दुनिया के कदीमी खेलों में किया जाता है। इसमें हर टीम के अंदर 4 प्लेयर्स होते हैं, जिनमें 2 प्लेयर्स पाकिस्तान के तो हो सकते हैं, लेकिन बाकी 2 प्लेयर्स का किसी और मुल्क से होना लाजमी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिना पोलो ग्राउंड में, जहाँ पर पोलो का फाइनल मैच चल रहा है, तो आइए इसको देखते हैं।
दुनिया में 36 ममालिक के अंदर 36 ममालिक के अंदर पोलो खेली जाती है, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। और पोलो का जो ओरिजिन है वो भी हमारे ही रीजन से है, और हमारे नॉर्दर्न एरिया में अभी भी जो गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, अस्तोर, इन एरियाज़ में जो पोलो खेली जाती है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में खेली जाती है। पाकिस्तान की रैंकिंग का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो अभी जो रिसेंटली वर्ल्ड कप जो ख़त्म हुआ है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में खेला गया था, पाम बीच पे फ्लोरिडा में, उसमें पाकिस्तान 36 ममालिक में से 6ठे नंबर पे आया है। टोटल 8 टीमों ने क्वालिफाई किया था उसके लिए अपने अपने रीजन से, जिनमें से पाकिस्तान ने अपने रीजन से इंडिया को हरा के क्वालिफाई किया था साउथ अफ्रीका में। और उधर आउट ऑफ 8 टीम पाकिस्तान इज़ राइट नाउ जी 6ठे नंबर के ऊपर है, जो कि काफ़ी ऊंची रैंकिंग है। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आइंदा आने वाले इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में या वर्ल्ड कप में हम पाकिस्तान इससे भी बेहतर परफॉर्म करेगा, क्योंकि पाकिस्तान पोलो जैसे कि आप देख सकते हैं कि उसको काफ़ी सपोर्ट है यहाँ पे, और काफ़ी नया टैलेंट जो है वो उभर कर आ रहा है, और यंग लॉट है, घोड़े अच्छे हैं, ग्राउंड्स की कंडीशन जो है, बहुत एफर्ट होता है जी इसके ऊपर, और इसमें आर्मी की बहुत बड़ी सपोर्ट है हासिल हमें, जो सारे को बैक करती है, पोनी पावर के लिए भी, प्लेयर्स भी, और इसके अलावा ग्राउंड्स और क्लब्स की मेंटेनेंस में भी। तो इंशाल्लाह आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे फॉरेनर्स भी जी, सिर्फ ये वाला जो मेजर जनरल सईदुज़्ज़मान जंजुआ पोलो टूर्नामेंट था, इसमें 7 टीमें खेल रही थी, जिनमें से आज 2 रेमिंगटन फार्मा और ब्लैक हॉर्स इन्होंने क्वालिफाई किया था, और काफ़ी सारे फॉरेन प्लेयर्स भी जो हैं वो इस सीज़न में आके पाकिस्तान में खेल रहे हैं। ये मिड गोल 8 गोल तक का टूर्नामेंट था। इससे आगे अब इंशाल्लाह अगले हफ्ते से हाई गोल शुरू हो जाएगा जी, 14 गोल, और अच्छी गेम देखने को लोगों को मिलेगी। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जी, काफ़ी क्राउड भी आज आया यहाँ पे, डिस्पाइट ये सर्दी का वेदर है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग आए और उन्होंने बहुत गेम को एंजॉय किया, अच्छी पोलो देखी और इस माहौल को एंजॉय किया जी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हमज़ा मुआज़ ख़ान के साथ, जो कि पोलो के पाकिस्तान के अंदर बेस्ट प्लेयर्स में आते हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने इस खेल के लिए किस तरीके से प्रिपेयर किया एंड हाउ कॉम्पिटिटिव इट इज़। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा, हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक। आप प्लीज़ हमें बताइए कि आपने इस गेम के लिए किस तरीके से प्रिपेयर किया, हाउ कॉम्पिटिटिव इट इज़, और पाकिस्तान में इसका क्या स्कोप है आगे यंगस्टर्स के लिए, एंड प्लेयर्स किस तरीके से हाउ डू दे प्रिपेयर फॉर इट, हाउ डज इट गो? पोलो लाइक एनी अदर स्पोर्ट जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, बिकॉज आप यू नॉट योर सेल्फ, आपके पास घोड़े भी होते हैं, यू नीड टू लुक आफ्टर देम। इन अदर बाकी स्पोर्ट्स में इट्स वेरी इजी, यू कम टू द ग्राउंड, प्ले, यू गो बैक। हेयर आपको मैच खेल के आपको जाके मैच से पहले सुबह घोड़ों को जाके उनसे बैठना होता है, देखना होता है कि इफ़ दे फीलिंग वेल फॉर द मैच। आफ्टर द मैच आपको जाना होता है, उनको लुक आफ्टर करनी होती है, बिकॉज उनकी इंजरीज हो सकती हैं, बहुत चीज़ें हो सकती हैं। सो लाइक काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। और ये जो हम टूर्नामेंट खेल रहे हैं, हम पहले मैच भी वन बाय क्वाइट ईजिली, सेमीफाइनल था वो भी 1 by 1 गोल, इट वाज वेरी टफ। और हम थोड़ा सा घोड़ों के साथ लैग कर रहे थे, और बट वी डिड वेल। फाइनल में वी हैड अ फ्यू लकी ब्रेक्स, और अल्लाह का शुक्र है वी डिड वेल। और पाकिस्तान में इसका बहुत स्कोप है। वी क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड कप अभी आफ्टर 8 years। आई वाज प्लेइंग माई सेल्फ। हम वर्ल्ड कप क्वालिफाई खेलने गए थे साउथ अफ्रीका, देयर वी बीट इंडिया इन 2 games, और फिर वी वेंट टू द मेन वर्ल्ड कप इन फ्लोरिडा, मायामी, और उधर भी वी डिड क्वाइट वेल। वी वन 1 game, वी लॉस्ट 2 games। अगर हम अपनी दूसरी गेम भी जीत जाते, वी वुड हैव क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड कप, फॉर द सेमीफाइनल, पहली दफ़ा हिस्ट्री में। तो पाकिस्तान लाइक इट्स गेटिंग बेटर, दैट्स हाउ इट इज़। तो जैसे कि आपने सुना कि पाकिस्तान इज़ गेटिंग बेटर इन द गेम, वैसे भी पाकिस्तान आई थिंक दुनिया के अंदर 6th पोजीशन में आता है आउट ऑफ 36 कंट्रीज़, विच इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर द कंट्री। और इसके अलावा द ग्राउंड इज़ स्टेट ऑफ द आर्ट। Pakistan is doing a lot better, and I think with such players it can go to the top as well.
सबा, Thank थैंक you यू so वेरी much, मच। सबा। आपने हमें यहाँ के बारे में बताया, सारा पोलो ग्राउंड के बारे में बताया, इस टूर्नामेंट के बारे में बताया, एंड नो डाउट ही ना वन ऑफ द टफेस्ट गेम है ये, क्योंकि आप घोड़े पे सवार हैं और हॉर्स राइडिंग इटसेल्फ एक एंड इट नीड्स अ लॉट ऑफ tough काम प्रैक्टिस है। एंड मुझे Yes, लगता है कि आपके बिल्कुल। पास बहुत स्किल होना चाहिए, आप मेंटली एंड फिजिकली बहुत फिट जो है ना आपका होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। Yes. फिर किनेट से ये चूंकि बहुत करीब था हमें रेस कोर्स, और अक्सर मुझे याद है कि जब हमारी छुट्टी होती थी तो हम लोग जाते थे ये पोलो का मैच देखने, और अब तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी जो हैं वो फंडिंग के लिए भी इस तरह के मैचेस करवाती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जब लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और अगर यंग जनरेशन की बात करें तो उनका इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है इस तरफ, और होना भी चाहिए इस तरह बिल्कुल की होना चाहिए, sport में, बिल्कुल होना चाहिए। और अब आगे बढ़ते हैं ये था प्रोग्राम में। जिना पोलो फील्ड्स, जहां पर मेजर जनरल सईदुज़्ज़मान जंजुआ मेमोरियल पोलो कप का फाइनल हुआ। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी लाहौर के तारीखी बाजार अनारकली की। वहां पर अगर जाए तो साइकिलों की एक मार्केट है और उसके बीचों बीच एक नीले रंग का गुंबद हमें नजर आता है, जिसकी वजह से इस इलाके को नीला गुंबद के नाम से जाना जाता है। ये नीला गुंबद क्यों है? अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात भी बताऊंगी कि नीला गुंबद की हिस्ट्री तो खैर मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन नीला गुंबद जहाँ पर है अनारकली, वहाँ पर गुलाम रसूल के चने जो हैं वो बहुत मशहूर हैं, और अक्सर संडे वाले दिन मैं अपनी फैमिली के साथ वो खाने जाती हूँ। अराउंड 9:30 वहाँ पर मिलते हैं। ये जरा और बताएं कहाँ कर गया है नीला गुंबद से? ये नीला गुंबद से किंग एडवर्ड के बिल्कुल साथ है। किंग एडवर्ड है वहाँ पर, व्हाट कॉलेज, हाँ जी, किंग एडवर्ड के बिल्कुल साथ है और एक छोटी सी गली में है। Okay. उसके बाद जब आप वो मटन चने खाते हैं ना, उसके बाद वो गर्मा गर्म गुलाब जामुन भी सर्व करते हैं। वाह। लेकिन जो मजा आता है खमीरी रोटी, नान, कुलचा, लस्सी, उसके बाद गर्मा गर्म गुलाब जामुन, ये ओए, नीला ओए, गुंबद ओए। में ही आपको मिलेंगे। नाश्ते तो अगर में। आप नाश्ते में, अगर आप नीला गुंबद जा रहे हैं, अनारकली अगर आप जा रहे हैं और आपका कुछ अच्छा खाने का दिल हो रहा है, तो वहां पर गुलाम रसूल के चने आपने जरूर जाकर खाने और हैं। गुलाम लेकिन रसूल के चने जो हैं वो उसके बारे में भी हम अपने नाज़रीन को किसी दिन बताएंगे, जरूर क्योंकि अब मीना ने तस्करा कर दिया है तो हम क्यों इसको वो भी मिस जरूर करें? बताएंगे, लेकिन उससे फिलहाल- पहले हम नीला गुंबद है क्या और ये मशहूर क्यों है, ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। एक बुजुर्ग अब्दुल रज़ाक कुली मुगल बादशाह हुमायूं के दौर में लाहौर तशरीफ लाए और जहां नीला गुंबद वाक़े है, इस मकाम पर छोटा सा हुजरा तामीर कराकर उसी में मसरूफ़ इबादत रहने लगे। लाहौर में आप हजरत मीरा सैयद मोहम्मद शाह मौज दरिया बुखारी की खिदमत में रहे और वहीं से आपने फजीलत बातनी हासिल की और उसमें यहाँ तक कमाल हासिल किया कि खुद हजरत मौज दरिया आपका एहतराम किया करते थे। अवाम के अलावा शहर के अक्सर उमरा आपके अकीदतमंद थे। आपकी वफात 1084 हिजरी अहद आलमगीरी में हुई और आपकी वसीयत के मुताबिक आपको हुजरे में ही दफन किया गया। काफी अरसा गुजर जाने के बाद एक शब हजरत मौज दरिया बुखारी ने मकबरे के मुतवल्ली को ख्वाब में ये हुक्म दिया कि अब्दुल रज़ाक की कब्र पर एक बहुत बड़ा गुंबद तामीर कराया जाए। चुनाचे आपके इरादतमंदों ने आपकी कब्र पर न सिर्फ ये गुंबद तामीर कराया बल्कि एक आलीशान बाग और उसके साथ ही एक वसी मस्जिद भी तामीर कराई। ये गुंबद चूंकि नीले रंग का था, इसीलिए ये नीला गुंबद के नाम से मशहूर हो गया। ये तफसीली रिपोर्ट आपने जानी जनाब कि नीला गुंबद का नाम नीला गुंबद क्या और इसकी हिस्ट्री क्या है, और हिना ने जिस चने वाले का तस्करा किया है उस चने वाले से नाश्ता भी हम आपको जरूर किसी दिन करवाएंगे। लेकिन अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से तजवीज़ करदा मजमूई तौर पर चारों नामों पर गौर करने के बाद मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर कर दिया है। इस हवाले से हुकूमत की जानिब से निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए जो नाम दिए गए थे और अपोजिशन की तरफ से जो नाम दिए गए थे, उसके बाद हमने देखा कि कल जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर कर दिया गया। इसके बाद हमने देखा कि PTI की जानिब से भी इस नाम को उनकी जानिब से कहा गया है कि हम नहीं मानते, और जबकि तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। काफ लीग की जानिब से भी कहा गया। बिल्कुल। अब इस सारी पॉलिटिकल सिनेरियो पर बात करेंगे और उससे भी
पहले हम बिजली के बड़े ब्रेकडाउन के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि आज सुबह केपी में तकरीबन 80% जो आबादी है वो बिजली से महरूम है, क्योंकि एक बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। लाहौर में भी सूरत हाल इसी तरह है, कराची में भी 90% लोग जो हैं वो बिजली से महरूम हैं। बिल्कुल। और इस बड़े ब्रेकडाउन की वजह क्या है और आने वाले दिनों में किस तरह इसको काउंटर किया जाएगा, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस को मद्देनजर रखते हुए बहुत से फैसले भी किए जा रहे हैं, जिसमें एक फैसला ये भी है कि मार्केट्स को जल्द बंद किया जाए। हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट नसीम सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, उनसे इस तमाम सूरत हाल पर बात करते हैं। नसीम सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, मैं ठीक, आप ठीक हैं? मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। है ना, आप ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ। बिजली की वजह से माशाल्लाह सुबह सुबह आके आप लोग बड़ा लाइवली जो है वो कौम को एक मैसेज देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है आपको देख के ना। थैंक यू नसीम साहब। लेकिन आज सुबह सुबह जब हम आए और ये खबर पता चली बिजली के ब्रेकडाउन की, तो थोड़े से हम अपसेट हो गए। ब्रेक में भी अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? आपको क्या लगता है कि हुकूमत किस तरह से इसको आगे जाके केटर करेगी इस मसले ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने सवाल पूछा। सिर्फ हुकूमत नहीं, हुकूमतों ने क्या किया। अगर आप मुशर्रफ दौर के बाद से देखें, अब तक तकरीबन 14-15 साल हो गए। ये सबसे बड़ा आपका क्राइसिस है, क्योंकि एनर्जी की वजह से आपको सर्कुलर डेट बढ़ता है, और सर्कुलर डेट इतना बढ़ गया है कि आपके मुल्क का निज़ाम, कि सिर्फ बिजली का निज़ाम तबाह नहीं, आपके पूरे मुल्क का निज़ाम तबाह। एक्सपोर्ट्स नहीं हो रही, फैक्ट्रीज बंद होती चली जा रही हैं, आप मार्केट्स बंद करना चाहते हैं, लोगों को रोज़गार किस तरह मिलेगा? ये बहुत पहले इनको सोचना चाहिए था। जब तक इस मुल्क के अंदर सस्ती बिजली नहीं आएगी, कारोबार ज़िंदगी नहीं चल सकता। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, तमाम लोगों को मिल बैठ के इसका कोई ना कोई हल निकालना होगा। बिल्कुल, आपने सही कहा नसीम सिद्दीकी साहब। और हम एनर्जी क्राइसिस को देखें तो हम अक्सर बात करते हैं कि IPPs के ज़रिए जो हमें एक बिजली मिल रही है, और जिस तरह हमने एक रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं, ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जिसको इमरान खान साहब चाहते थे कि हम सोलर और विंड की तरफ जाएं, और उनके साथ प्राइसेस को भी निगोशिएट किया था। लेकिन खैर वो एक अलग डिबेट है। आई डोंट नो कि अब मौजूदा गवर्नमेंट क्या कर रही है इस हल के अलावा कि हम मार्केट्स जल्दी बंद करें और हम अपनी एनर्जी बचाएं। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में हम सोलर या विंड की तरफ देखिए, अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए। अगर इमरान साहब की गवर्नमेंट की आप बात करें तो जो उनका 3.5 साल का टेन्योर रहा था, उसमें मुझे इत्तफाक हुआ 2 दफ़ा महमद डैम जाने का, और वहाँ पे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई। उसके बाद 2 साल बाद दोबारा हम गए तो वहाँ बहुत काम हो चुका था। तो डैम्स ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने जैसे पहले कहा कि पाकिस्तान में सस्ती बिजली चाहिए। फिर सुकी किनारी एक इन्होंने कैनाल है, उसके ऊपर इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया नारायण कागान की तरफ। तो पाकिस्तान में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे आप सोलर भी लगा सकते हैं, आप विंड मिल भी लगा सकते हैं। जो गवादर और कराची में जो हमारा सी है, उसकी जो बेल्ट्स है, पूरी दुनिया के अंदर आप देखें, मैं हॉलैंड जाने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ पे विंड मिल्स लगी हुई हैं और विंड से वो जो है बिजली बना रहे हैं। तो पूरी दुनिया में जब सस्ती बिजली बन रही है तो हम क्यों इतनी बिजली जो है महंगी खरीद रहे हैं? और आपने बड़ा तंजिया के तौर पे कहा था कि रेंटल, आपका इशारा था शायद किसी की तरफ। तो ये कि डेफिनेटली अगर आप बिजली रेंट करना शुरू कर देंगे तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें, यहाँ कमीशंस बहुत लिए जाते हैं। आप कमीशन ले लेते हैं, आवाम को महंगी चीज़ दे के चले जाते हैं। जैसे प्रोग्राम से पहले आप ऑरेंज ट्रेन की बात करें, बहुत अच्छी सर्विस है, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। लेकिन जब 400-400, 500-500 अरब आप उधार लेके इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और सब्सिडी देंगे उसके बाद, तो फिर उसका हाल ये होगा कि बिजली चली गई, ऑरेंज ट्रेन बहुत पड़ी हुई है। तो पहले जो पाकिस्तान के हेल्थ के मसाइल हैं, एजुकेशन के मसाइल हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, पहले इनको पूरा करें। आवाम को पानी साफ आप दें, खुराक साफ दें, हवा साफ दें, उसके बाद ये चीज़ें भी ले आए। बिल्कुल सही। हम अपने नाज़रीन को बताते चले कि अब ये जो एक बड़ा ब्रेकडाउन है, बेशतर इलाकों में बिजली गायब है। हम अपने नाज़रीन को बताते चले कि 27 घंटे लगेंगे इसकी बहाली पर, और अभी से इसकी बहाली शुरू कर दी गई है, लेकिन 100% बहाली में कहा जा रहा है कि आने वाले 24 से 27 घंटे लगेंगे। तो हमारी आवाम को ये भी हम मुतला करते चले गए अपने यूपीएस की जो बचा के रखे, बिल्कुल जनरेटर में तेल मोबाइल फोन चार्जर्स जो है ना, मोबाइल फोन चार्ज कर रहे हैं नसीम साहब। मैंने रात को ही अपना फोन जो है ना वो चार्ज कर लिया था। मतलब मैं बहुत परेशान हो रही थी कि मेरा फोन कैसे चार्ज होगा। अच्छा, ये कोई तोहफा भी लगता है, किसी के आने से आपको एक तोहफा मिला है। सुबह सुबह एक खबर मिली है, एक खबर रात को मिली थी। उस तोहफे की बात कर लें फिर आगे। जी, तोहफे की बात कर लें। उस तोहफे की हम बात कर लेते हैं। तोहफे की बात सेटअप बन चुका है पंजाब में भी, केपी में भी।
मेरा ख्याल है कि हम शख्सियात और इस तरफ जाने की बजाय देखिए मुस्तरद नाम किया काफ लीग ने भी इमरान खान साहब ने। क्या आपको लगता है, छोटा सा सवाल पहला पूछ ले, क्या आपको लगता है कि अदालत जाएंगे और ये जो नाम मुस्तरद किया इस पे कुछ होगा? नहीं, मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये आइन और कानून के मुताबिक हुआ है और ये आइन और कानून जो है वो असेंबली वालों ने ही बनाए हुए हैं। तो जब आप खुद मुत्तफिक नहीं हुए, देखे ना कि खैबर पख्तूनख्वा में उनकी खूबसूरती थी उन लोगों की, उनका जो रख रखाव है कि इख्तलाफात के बावजूद वो बैठे और उन्होंने क्या क्विकली फैसला कर लिया। आप भी ऐसे फैसला कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब नहीं हुआ और पार्लिमानी कमेटी ने भी फैसला नहीं किया, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने ही फैसला करना था। आपने बिल्कुल सही कहा कि नामों पे हम बात नहीं करते, लेकिन इलेक्शन कमीशन का आप देख लें कि टोटली टिल्ट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ नज़र आता है। उन्होंने जिस तरह ममनुआ फंडिंग में सिर्फ पीटीआई का फैसला किया, तोशा खाना में सिर्फ पीटीआई का, तो लगता है कि जैसे उनको कोई टास्क दिया गया कि उन्होंने पीटीआई को कट शॉर्ट करना है ना। और अभी भी जिस तरह उन्होंने फैसला किया है, चारों लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन जिनका एडमिनिस्ट्रेटिव तजुर्बा ज़्यादा था, जैसे नवीद अकरम चीमा साहब थे, उसके बाद अहमद सुखेरा साहब थे, मोहसिन नकवी साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन शायद उनका इतना तजुर्बा नहीं है। और फिर एक और चीज़ देखी जाती है, जैसे गवर्नमेंट ने नाम दिए थे अहमद नवाज सुखेरा का, उनका कोई पॉलिटिकल टिल्ट नहीं है। उन्होंने नवाज शरीफ साहब के साथ भी काम किया है, शहबाज शरीफ साहब के साथ, यूसुफ रजा गिलानी के साथ, खाकान अब्बासी के साथ, इसी तरह नवीद अकरम चीमा साहब भी जो एक सीजन जो है वो अपना एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं। जबकि मोहसिन रजा नकवी साहब की जरदारी साहब के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती है, नवाज शरीफ साहब के साथ मिलना जुलना है। फिर उन्होंने काफ लीग को जो है वो मैनेज किया था, पीडीएम का जब लेके आई थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो इस तरह की चीज़ें थी, तो इसमें थोड़ा सा आपको जो है ना वो मार्जिन देना पड़ता और मेरिट पे जाना पड़ता। तो मेरे ख्याल से इस वजह से पीटीआई जो है उनके नाम से इत्तेफाक नहीं करी, लेकिन आपने एक खुद ही एक मैदान खाली छोड़ा है। अब घोड़ा भी है, मैदान भी है, इलेक्शन आएंगे, आप देख अब आपको लग रहा है कि ये मैदान खाली छोड़ने के बाद, केपी और पंजाब निगरान सेटअप आने के बाद आपको आम इंतखाबात होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मुझे इसलिए नज़र आ रहे हैं कि देखें, दो बहुत बड़े सूबे हैं पाकिस्तान के जिनमें इस वक्त इंतखाबात का बिगल बच चुका है। तकरीबन 60% ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग्स टू KPK एंड पंजाब। उसके बाद देखें जिस तरह इस्तीफ़े मंजूर किए जा रहे हैं, 70 के करीब इस्तीफ़े मंजूर हो चुके हैं कौमी असम्बली के अंदर। अगर वो मज़ीद भी करते हैं, 100 सवा 100 हो जाता है, तो आधी कौमी असम्बली खाली हो जाएगी। फिर क्या वजह है कि जब पाकिस्तान में इतनी महंगाई बढ़ती चली जा रही है, चीज़ें आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, IMF आपसे शदीद नाराज़ है। और आपको एक बात का पता होगा कि जब तक IMF आपको लोन नहीं देगा, आप क्रेडिट रेटिंग आपकी नहीं आती और उसकी वजह से ना आपको वर्ल्ड बैंक देगा, ना कोई और मुल्क देगा। तो यू हैव टू सिट डाउन एंड सेटल डाउन योर थिंग्स विद IMF। नसीम साहब, IMF का आपने जिक्र किया। IMF तो सबसे पहले ये गारंटी चाहता है कि आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी शो करने के लिए या फिर उसको प्रैक्टिकली भी, हम क्या ऐसा हो सकता है कि नेशनल गवर्नमेंट बन जाए, कोई ऐसा सेटअप आ जाए अगले 2-3 साल का कि हम IMF का जो प्रोग्राम है वो भी हमारा जारी रहे? देखिए, आइन ये जो आपने बात की ना टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट या दूसरा सेटअप, इसकी आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। लेट द पॉलिटिकल पार्टीज डू देयर जॉब, उनको काम करने दिया जाए। जब तक आप सियासी इस्तेकाम नहीं रखेंगे, जब तक मुआशी इस्तेकाम नहीं आएगा। जिस तरह आपने देखा था कि पाकिस्तान के मुआशी हालात ख़राब थे, जब कोविड आया ख़राब होना शुरू हुए मज़ीद, लेकिन उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कंट्रोल किया, डैमेज कंट्रोल किया, दुनिया ने तारीफ की। एक डगर पे वो गवर्नमेंट चल रही थी, ठीक है ना, उसको चलने दिया जाता, उसको काम करने दिया जाता। जब भी आप लेग पुलिंग करते हैं, अभी नहीं, मैं पुरानी बात कर लेता हूँ कि जब यूसुफ रजा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उनको काम करने दिया जाता। आपने स्विस केस में लेटर के चक्करों में आपने उस गवर्नमेंट को बहुत तंग किया गया। और फिर वो कहाँ गया, वो स्विस केस कहाँ गया, वो लेटर कहाँ गया, क्या पाकिस्तान में पैसे वापस आ गए? इसी तरह पनामा के चक्करों में नवाज शरीफ साहब को निकाला गया। अब आपने देखा जो डिटेल्स टीवी के ऊपर आ रही। तो मतलब जब तक सियासी गवर्नमेंट्स को कॉन्टीन्यूटी नहीं मिलेगी, तब तक नहीं ये हो सकता। और आपने जो सवाल पूछा है ना, उसमें देखिए इस वक्त यही मामला है कि अगर निगरान गवर्नमेंट आ जाती है तो उससे भी स्टेबिलिटी आ जाएगी, दुनिया को एक मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान में अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही है और आप इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो वो आपको टाइमली कोई ना कोई स्केप ज़रूर दे देंगे, आपको कुछ इतने पैसे दे देंगे जिससे आपके 3 महीने 4 महीने जब तक इलेक्शन नहीं होते मामला चले। इलेक्शन के बाद जो भी आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट 5 साल के लिए आएगी, तो फिर वो 3 साल के 5 साल के जो मुआहदे हैं वो कर लेगी। तो मेरे ख्याल से इस वक्त पाकिस्तान में इंतखाबात बहुत ज़रूरी हैं ताकि ये जो सियासी क्योस मचा हुआ है ये ख़त्म हो। और इसका सबसे बड़ा इफेक्ट
तो गरीब इंसान को हो रहा है बिल्कुल। ना, अमीरों को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो उनकी उसी तरह लग्जरी लाइफ गुजर रही है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा नसीम सिद्दीकी साहब, पीटीआई की जानिब से जो है ना वो शदीद तनकीद का भी निशाना बनाया जा रहा है और शदीद जो है ना वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है मोहसिन नकवी साहब के नाम पर। आपको क्या लगता है कि किस वजह से ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्यों हैं, और अगर मोहसिन नकवी साहब की निगरानी में इंतखाबात हो जाते हैं तो क्या पीटीआई जो है वो नताइज को तस्लीम कर पाएगी? दो सवालों के हिस्से हैं इसमें। पहले मैं बताता हूँ, मोहसिन रज़ा नकवी साहब एक बहुत नफीस इंसान है, बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं, हमारे दोस्त हैं, लेकिन उनका जो पीटीआई को इख्तलाफ है वो ये है क्योंकि उनके जरदारी साहब के साथ बहुत क्लोज ताल्लुकात हैं और नाम भी प्रॉबेबली उन्होंने ही तजवीज़ किया। चौधरी शुजात के साथ उनके बहुत करीबी ताल्लुकात है। फिर जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था उसमें मोहसिन नकवी साहब ने पीडीएम को फैसिलिटेट किया था, और अगर आप उनका चैनल देखें तो उनके चैनल के ऊपर पीटीआई की खबरें नहीं दी जाती, तो डेफिनेटली एक पार्टी का इतना बड़ा इख्तलाफ है। दूसरी बात जो आपने की है कि वो असरअंदाज हो सकते हैं, मेरे ख्याल से निगरान गवर्नमेंट में या वज़ीर आला के पास इतने इख्तियारात नहीं होते कि वो कोई असरअंदाज हो सके। लेकिन सर 35 पेंचर तो लग गए थे, लेकिन बाद में इतराफ़ किया था कि शायद वो 35, लेकिन अभी दोबारा 2 दफ़ा 35 कौमी असम्बली की तरफ से भी पेंचर लगे हैं। तो मेरे ख्याल से असल जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पे आती है। हमारा इलेक्शन कमीशन बड़ा कंट्रोवर्शियल है। आप देख लें कि कराची में छोटे से बल्दियाती इंतखाबात है, उसका अभी तक उसके रिजल्ट कंप्लीट नहीं हो सके। एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें तमाम ख्वातीन जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थी, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा अभी तक 21 वोट कास्ट हुए हैं, और जब डब्बे के अंदर कैमरा थोड़ा सा मारा गया तो उसके अंदर कोई 250-300 वोट पड़ा हुआ था। उसके अलावा सड़क के ऊपर से बैलेट पेपर्स मिले हैं, तो मतलब बहुत सारी इस किस्म की चीजें हैं। तो इलेक्शन कमीशन ये जो अरबों खरबों रुपया खाता है, ये इलेक्शन ही कराना इसका काम है। इससे हम ये तो नहीं कह रहे कि कोई फंक्शन अरेंज कर दें या कोई वलीमा किसी के जो है कुछ आउट ऑफ द वे जाके कर दें। अभी जब इलेक्शन की बात की जा रही है तो उसमें भी अभी 70 अरब शायद खर्चा आएगा अगर सूबाई असम्बली की इलेक्शन होती हैं, या फिर इस्तीफे दिए हुए नेशनल असम्बली की सीटों पे सिर्फ होते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से टोटल कुछ 40 अरब का खर्चा है। और दूसरी बात ये देखें कि एक जो ईवीएम की बात आ रही थी उसमें बड़ा सिस्टमेटिक काम था, उसमें अपोजिशन ने इतना शोर नहीं मचाया था जितना इलेक्शन कमीशन ने शोर मचाया था। भाई आपको तो अगर हुकूमत एक काम कह रही है, एक ईवीएम लाना चाह रही है, तो आप उसके ऊपर प्रोसेस करें। आप छोटी छोटी जगह पे जैसे बार काउंसिल्स के इलेक्शन होते हैं, अपना हमारे प्रेस क्लब के इलेक्शन होते हैं, वहाँ पे आप ट्रायल बेसिस पे तो जाते हैं ना, उसमें ट्रायल में अगर कोई गड़बड़ आती तो आप ज़रूर एतराज़ करते, क्योंकि ये मैनुअली होती हैं, यहाँ पे पैसे भी बनते हैं। करप्शन तो का नासूर तो इस मुल्क के अंदर है, और अरबों खरबों रुपया के बजट जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास होता है। You're right, sir, you're right। आपको लगता है कि इस वक्त नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीडीएम की तमाम जमातें जो है, इत्तेहादी हुकूमत इस वक्त जो है वो इलेक्शन में जाने के लिए तैयार है? देखिए, उनके लिए सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि जो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी है, जो सर्वेज आ रहे हैं उसमें इमरान खान साहब का ग्राफ बहुत ऊंचा है। इसके अलावा मैंने खुद भी एक सर्वे किया, जो यंग जनरेशन है आपकी, वो जो है वो पीडीएम के जो सरकर्दा रहनुमा है उनको पाकिस्तान के डिज़ास्टर का जिम्मेदार समझते हैं। जब वो पाकिस्तान में निकलते हैं, रोड्स पे जाते हैं, मार्केट्स में जाते हैं, दूसरी चीज़ें जब वो देखते हैं, और आजकल तो आपको पता है यूट्यूब के ऊपर आप तमाम चीज़ें देख सकते हैं, तो जब वो देखते हैं बरतानिया, यूरोपियन कंट्रीज़, दूसरी तरक्की याफ्ता कंट्रीज़, तो वो कहते हैं हमारा मुल्क ऐसा क्यों नहीं है। और फिर जब स्टोरी सामने आती हैं करप्शन की ख़ास तौर पे, तो वो इनको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं। तो यंगस्टर, आप इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई भी चीज़ लेके आ जाए, लोग मानने को तैयार नहीं है। आपने कहा नसीम साहब के नेशनल गवर्नमेंट तो नहीं बन सकती, आइन में गुंजाइश नहीं है, लेकिन मुआशी इमरजेंसी तो लग सकती है। देखिए, बात ये है कि इमरजेंसी क्या लगनी, इस वक्त भी आप देखें कि एक इमरजेंसी है पाकिस्तान के अंदर। वो मुझे घर से मैं एक दिन निकला था तो मेरी छोटी भाभी ने पूछा कि नसीम भाई क्या बनेगा पाकिस्तान का, क्या आपको नजर आ रहा है? मैंने कहा बेटा ये बाहर निकल जो ट्रैफिक का हाल है वही मुल्क का हाल है, यानी कि लाकानूनियत। जिस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, उस मुल्क के अंदर आप किस तरह जो है वो पनप सकते हैं। आप छोटी सी मिसाल देख लें कि ऋषि सुनैक जो कि प्राइम मिनिस्टर है बरतानिया के, उन्होंने सीट बेल्ट नहीं बांधी और उनको जुर्माना हो गया। और हमारे यहाँ पे अरबों खरबों के करप्शन केसेस में लोग बरी होते चले जा रहे हैं, बिल्कुल बरी होते चले जा रहे हैं। तो जब मिनासुल कौम आप करप्शन की तरफ जा रहे हैं, मौशी बुराइयां आप देख लीजिए, वो जो स्कूल वाला केस आया है, हमारे बच्चे किस तरफ जा रहे हैं। और ये अगर हम बात करें वो एलीट स्कूल्स जिनको हम लेबल करते हैं कि जी बहुत अच्छा स्कूल है, बच्चों को यहाँ भेजें, वेरी अनफॉर्चुनेट।
जिम्मेदार कौन है ये देखें, बिल्कुल। जिम्मेदार कौन है इसका? बिल्कुल, और उसमें ये कहा गया कि जी फैब्रिकेटेड है, उनके पेरेंट्स की तरफ से जो जवाब आया उन्होंने कहा बच्चों ने जी सारा कुछ किया, ये फैब्रिकेटेड है, इल्ज़ाम लगाया गया है, हमारे बच्चों ने ऐसा कुछ नहीं किया। एनीवेज नसीम सिद्दीकी साहब, बात करते हैं मरियम नवाज साहिबा की वापसी, उनकी जो है वो मतलब 28 जनवरी को। क्या कहते हैं जब वापस आएंगी तो क्या कोई पार्टी में जो चेंजेस आपको नज़र आ रही हैं, जो उनको ओहदा अब दिया गया है और जो नाराज़ अरकान हैं उनको आकर मनाएंगी? देखिए मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा अपने किसी इलाज के सिलसिले में लंदन गई थी और फिर वहाँ से स्विट्ज़रलैंड, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। आमीन। एक बहुत बड़ी लीडर है, एक बहुत बड़े लीडर की बेटी हैं वो, तो उनका करिश्मा तो है, बिल्कुल क्राउड पुलर है। मुझे याद है कि मैं एक जलसा कवर करने गया था, उसमें मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज दोनों साथ थे, तो इट वाज अ बिग गैदरिंग। उसके कुछ दिनों बाद एक जलसे में मरियम नवाज साहिबा नहीं आ सकी, तो नवाज शरीफ साहब उतना क्राउड नहीं पुल कर सके, जो कि मेन खिलाड़ी है नून लीग के, और बड़े उन्होंने अपना दौर गुजारा, बहुत बड़े लीडर हैं पाकिस्तान के। तो मेरे ख्याल से अब मरियम नवाज साहिबा को आके बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो गैप है पॉलिटिकल गैप वो बहुत बढ़ता चला जा रहा है। आपने देखा कि इमरान खान साहब की जब से हुकूमत गई है वो पाकिस्तान में मौजूद है, उन्होंने 70-75 जलसे किए, लॉन्ग मार्च की, उसमें ज़ख्मी हुए ग्राउंड पे मौजूद है, जबकि नून लीग की तरफ से आपको ग्राउंड में कोई नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हम सिर्फ इस वक्त बात नून लीग की कर रहे हैं मरियम नवाज साहिबा के तवसत से। तो जब वो वापस आएंगी उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सिनेरियो जो पॉलिटिकल सिनेरियो वो चेंज हो चुका है। मैंने लाहौर में रहते हुए, क्योंकि मेरी पैदाइश लाहौर की, मैं तीन अदवार देख चुका हूँ। एक ज़माना था हम छोटे छोटे थे तो पीपल्स पार्टी के झंडे हर जगह नजर आते थे, उनके बैजेस मिलते थे, कैप्स मिलती थी, हम बड़े शौक से लेते थे। फिर वो वक्त चेंज हुआ, लाहौर में हर तरफ शेर दहाड़ता हुआ नज़र आया, पंजाब में स्पेशली। फिर वो दौर ख़त्म होता भी हमने देखा, क्योंकि है ना हर चीज़ की ना तबई उम्र होती है, जहाँ अरूज है वहाँ पे जवाल, ये दुनिया का निज़ाम है। तो मुझे लग रहा है कि उनके आने के बाद उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना पड़ेगा, क्योंकि कुछ फैमिली में रिफ्ट का भी सुना जा रहा है, उसके अलावा पार्टी के अंदर भी रिफ्ट है, फिर आपको मुकाबला इमरान खान का साथ करना है, और आपने हर फार्मूला अपना के देख लिया। अभी ताज़ा तरीन आप देख लें कि शौकत खानम के खिलाफ एक कैंपेन चलाने की कोशिश की गई, दूसरी तरफ उन्होंने सिर्फ कहा कि आप टैक्स करके 20 रुपए डोनेट करें, तो इतनी डोनेशंस गई हैं कि आपकी बात दब के रह गई। मतलब इमरान खान के ऊपर लोग ट्रस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, व्हाटएवर आप कुछ भी स्कैंडल लेके आए वो कामयाब नहीं हो रहा, इसलिए मरियम नवाज साहिबा को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। टफ टाइम मिलने वाला है, मतलब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और शायद फैसले भी यही किए जा रहे हैं कि जब वो वापस आएंगी तो उनकी तरफ से एक सजेशन है डोर टू डोर कैंपेन की जाए और निचली सतह पर एक बार फिर अपनी सियासत को मजबूत किया जाए। बहुत से सीनियर क़यादत के लोग हैं जिनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो मरियम साहिबा साद रफीक साहब को देख लें, शायद सरकार अब्बासी साहब को सुन लें, अब तो ढकी छुपी बातें रही नहीं। अच्छा, अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, असद उमर साहब ने ट्वीट किया है कि 44 अरकान के इस्तीफ़े हम वापस ले रहे हैं कौमी असम्बली से, तो हमने ईमेल के ज़रिए स्पीकर को आगाह किया है। तो आपके ख्याल में ये अच्छा फ़ैसला है, क्योंकि लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए अब पीटीआई चाह रही है कि वो ये एक जंग लड़े, कौमी असम्बली एक अच्छी भरपूर अपोजिशन करे? ये बहुत बुरा फैसला है। बुरा फैसला इसलिए है कि जब शुरू में हमने हमेशा तनकीद इसी बात पे की कि खान साहब को असेंबली नहीं छोड़नी चाहिए थी। आप तमाम तज्जियाकारों का ये सुन ले, शुरू से वो ये कह रहे कि असेंबली नहीं छोड़नी चाहिए थी, क्योंकि लीडर ऑफ द अपोजिशन आपका होता, आप नैब का चेयरमैन मिल के लगाते, बाकी मामलात निगरान गवर्नमेंट के आने हैं वो भी आपको देखने पड़ेंगे। उसके अलावा आप असेंबली में खड़े होकर ऑन द फ्लोर ऑन रिकॉर्ड 2-2 घंटे की तकरीरें कर सकते हैं। नैब के कवानीन चेंज हुए, आप उसको रोक सकते थे। तो बात यह कि इनको बहुत देर से ख्याल आया, और अगर असेंबली में जाना था बाबा तो खामोशी के साथ जाके बैठ के इस्तीफे वापस ले लेते। ऐलान किए उन्होंने 35 पंक्चर लगाने शुरू कर दिए, उन्होंने 2 पंक्चर जो है आगे के। नसीम साहब, आपको नहीं लगता कि ये एक अच्छा फैसला है? अगर निगरान सेटअप के लिए, निगरान वज़ीर आज़म के लिए जो भी नाम आएगा उसमें पीटीआई का हिस्सा होगा। चलिए ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, हम कह सकते हैं कि वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं, थोड़ा सा रोल अपना प्ले करेंगे, लेकिन बात फिर यही आ जाएगी कि आप वहाँ पे नाम निगरान वज़ीर आज़म का सजेस्ट होगा, दोनों के अंदर इत्तेफाक नहीं होगा, पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी, इत्तेफाक नहीं होगा, उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, और वो हुकूमत की पसंद का, शहबाज शरीफ की या पीडीएम की पसंद का वज़ीर आज़म लगा देंगे। तो अब बहुत, वो कहते हैं बहुत देर हो गई है, अब क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ठीक है, बहरहाल कोशिश कर ले। मेरे बात आते नसीम सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ दिलचस्प और अजीबो-गरीब खबरें आपके साथ शेयर करेंगे पूरी दुनिया से। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।
And we're right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान सुबह की हर बात। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि वेडिंग सीजन है और शादियां हो रही हैं हर जगह, तो शान मसूद ने भी जिंदगी की नई इनिंग्स का आगाज कर दिया और पेशावर में शादी की तकरीब हुई। शान मसूद बारात लेकर पेशावर पहुंचे और मकामी हॉल में शादी की तकरीब हुई, जिसमें उन्होंने सफ़ेद रंग की शेरवानी पहनी हुई थी, बहुत खूबसूरत शेरवानी थी। और कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम समेत बहुत से और भी क्रिकेटर्स ने जो है वो शिरकत की, जिसमें इंजमाम उल हक साहब ने भी शिरकत की, शाहिद खान अफरीदी भी थे। और वलीमा कहा जा रहा है कि 27 जनवरी को कराची में होगा। तो बहुत कांग्रेचुलेशंस शान मसूद, बहुत बहुत मुबारक हो आपको शादी की। आगे बढ़ते हैं और खबर आपको ये बताते हैं जनाब कि इंडोनेशिया की वज़ारत ने टिकटॉक पर पाबंदी के हवाले से एक खबर है, ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि लिक्विड नाइट्रोजन जो है, माया नाइट्रोजन जिसको कहा जाता है, उसमें डिप करके टॉफ़ीज़ खाई जाती हैं, मार्शमेलोज खाए जाते हैं। लेकिन ये जो ट्रेंड है ये बच्चों के लिए बहुत ख़तरनाक है। ख़बर कुछ यूँ है कि इंडोनेशिया की वज़ारत सेहत ने टिकटॉक पर वीडियोस की भरमार के बाद लोगों को लिक्विड नाइट्रोजन में डूबी टॉफ़ी खाने से खबरदार कर दिया है जनाब। आपको बताएं कि ड्रैगन ब्रीथ को खाने से कुछ देर तक मुंह और नाक से धुआं निकलता रहता है, और ये जो लिक्विड नाइट्रोजन है इसकी मौजूदगी से अब तक कई बच्चे फूड पॉइजनिंग, मैदे की जलन और दीगर अमराज के शिकार भी हुए हैं। तो इंडोनेशिया की सड़कों पर टॉफ़ीज़ और खाने की अशिया को माया नाइट्रोजन में डबोकर फ़रोख्त किया जा रहा है, जिससे अब तक 2 दर्जन से ज़ायद बच्चे मुतासर हुए हैं। तो मुकामी अफराद ने और तिबी माहिरीन ने भी लिक्विड नाइट्रोजन को सांस और मैदे की नालियों में शदीद जलन पैदा कर सकती है, इस मुतालिक आगाह किया है। तो ये खबर आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पाकिस्तान में भी देखा जा रहा है मुख्तलिफ मॉल्स में कि लिक्विड नाइट्रोजन में डूबी टॉफ़ीज़ हैं, टॉफ़ीज़ मिल रही हैं, पॉपकॉर्न्स जमील अभी मिल रहे हैं। और बच्चों के लिए बहुत बड़ी अट्रैक्शन है, बड़ों के लिए बहुत बड़ी अट्रैक्शन है, क्योंकि उसमें से एक जो है ना क्या कह सकते हैं, धुआं सा खारिज होता है या एक स्टीम सी जो है ना वो निकलती है, जो बच्चों को बहुत और उस धुएं को बस एंजॉय करने के लिए और वीडियो बनाने के लिए। दैट इज वेरी डेंजरस, ट्रस्ट मी। उसका टेस्ट भी मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा अजीब हो जाता है। और फिर आजकल तो ऐसा पान बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में खिलाया जा रहा है खाने के बाद, जिसको आप मुंह में रखेंगे और पान में से फिर जो धुआं सा निकलेगा, सो वो देखने में दिस लुक्स फन, बट खाने में भी मुझे लगता है टेस्ट इतना कोई प्लेजेंट नहीं है। मैं सोच रहा हूं नाइट्रोजन क्यों खानी है भाई आपने। और ये जो हमारी रेस्टोरेंट के लोग हैं या जितनी भी फूड बिजनेस में लोग हैं, उनको भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि लोग आपके पास आते हैं, खाना खाने आते हैं, थोड़ी सी एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं कि चलें जी खाने के साथ साथ थोड़ा सा एंजॉय भी कर लें, लेकिन उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप इस तरह से जो है ना डेंजरस स्टंट्स करके लोगों को ऐसा खाना खिलाएं जो मुज़रे सेहत है। स्टंट्स वैसे सही आपने ना वर्ड यूज किया है, स्टंट्स के लिए ना आप अपनी सेहत पर ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सो प्लीज अवॉइड डूइंग दिस। और मुझे लगता है ये बिल्कुल कूल नहीं है, देखने में बस देखने की हद तक ठीक है। और जमील, मैंने अभी एक यहाँ पर एक और चीज़ भी मेंशन करूंगी कि मैं एक रेस्टोरेंट में गई और मुझे उन्होंने एक ड्रिंक सर्व किया, ठीक है, वो कोई ब्लूबेरी का ड्रिंक था। पहले तो उसमें से धुआं ही निकलने लग गया ना, तो आई वाज मतलब थोड़ी सी मैं अमेज भी हुई, क्योंकि पहली दफ़ा वो एक ड्रिंक में से कुछ निकल रहा है। और फिर एक और कुछ टाइम के बाद मैं एक और रेस्टोरेंट में गई, तो क्योंकि मैं फूड प्लेसेस पे बहुत ज़्यादा जाती हूँ, फूड रिव्यूज़ भी देती रहती हूँ, तो वहाँ पे उन्होंने हमें एक डिजर्ट सर्व किया जिसमें से धुआं निकल रहा था। मतलब आप उसके ऊपर कुछ चॉकलेट पोर कर रहे थे, हॉट चॉकलेट, और उसके अंदर से धुआं निकल रहा था, और वो धुआं ना खत्म होने वाला धुआं था। उसमें भी नाइट्रोजन था, क्या था उसमें भी नाइट्रोजन। एंड ट्रस्ट मी जमील कि वो जो टेस्ट था, जो डिजर्ट हमने ऑर्डर किया, उसमें से ना अजीब सा जैसे आप कोई केमिकल खा रहे हो, तो वो शायद देखने में बहुत सारे लोगों को केमिकल Of course not. I was like कि ये क्या है, ये स्टंट की हद तक तो ठीक है, देखने में शायद ये आंखों को प्लेजेंट लग रहा हो, मेरी तो खैर आंखों को भी प्लेजेंट नहीं लग रहा था। ड्राई आइस के जरिए भी इस तरह कुछ किया जाता है अच्छा, लेकिन नाइट्रोजन तो बहुत हार्मफुल है। इवन अब मैं आपको ये भी बताऊं कि जब व्हेन आई वाज ब्रीदिंग, तो मुझे सांस लेने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ा था। मतलब मेरे लिए सांस लेना भी मुहाल हो गया इतने बड़े बोल में, जब उन्होंने डिजर्ट ला के रखा। और कहना था उनको ये क्या कर रहे हो। मैंने कहा ये स्टंट जो आप लोग कर रहे हैं, ये स्टंट की हद तक ठीक है, इसको कहीं डेकोरेशन पीस बनाकर रख लें, प्लीज लोगों को ना खिलाएं, कम से कम लोगों की जिंदगी और सेहत से ना खेलें। एंड यू नो व्हाट, लोग डिमांड कर रहे थे कि प्लीज देखें आप हमें वही वाला डिजर्ट ला के दें जिसमें से धुआं निकल रहा है। सो प्लीज इस तरह के स्टंट्स करने से गुरेज करें। तो लोगों को भी थोड़ा समझना चाहिए, लोगों को भी। अच्छा नाजरीन, अभी जमील आपने जी ठीक है, प्रोड्यूसर साहब वो थोड़ी हमें जल्दी है, टाइम की कमी की वजह से प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं नेक्स्ट खबर पर आ जाए। नेक्स्ट खबर ये जनाब की रोशनी करने वाले
कीड़ों से बत्ती वाले कीड़े। भरी एक सुरंग है जो अहम सयाती मरकज बन गया ऑस्ट्रेलिया के इलाके में। ये चेक जनाब करें ये आप आपका अपनी वीडियो भी स्क्रीन साथ पर। साथ देखें। और एक तवील रेलवे सुरंग में अब ऐसे कीड़ों ने बसेरा कर लिया है जो रात के वक्त नीली रोशनी खारिज करते हैं और लोग इस जगह पर आते हैं और इसको अपने कैमरे में कैप्चर करते हैं। अच्छा, और जमील इस बड़ा सुरंग enjoy की करते हैं। पता है इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको यहाँ से लोग इसको एसोसिएट करते थे कि यहाँ पर भूत और आसेब का साया है और फिर इसको बंद कर दिया गया और बहुत टाइम तक इसमें कोई रोशनी जो है ना नहीं जा सकी और ये सुरंग जो थी ये बिल्कुल बंद कर दी गई थी। लेकिन अचानक से एक दिन इस सुरंग को खोला तो भूतों और शायद जो है ना बाकी चुड़ैलों की वजह आपने से क्या कहा था, एक बड़ा वर्ड यूज किया था, बत्तियों क्या? बत्तियों वाले कीड़े, बत्तियों वाले कीड़े। तो ये बत्तियों वाले कीड़े वहां पर मौजूद थे। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, देखने में भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ लेंगे एक अब ब्रेक। जिसके घर एक मिनट जिसके घर बत्ती आ रही है जो हमें देख रहे हैं वो अभी कहीं ना जाए, अभी हम ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। Stay with us. वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान नाज़रीन, और अब हम बात करेंगे पाकिस्तान का प्राइड फुटबॉल वुमेन्स टीम का, क्योंकि ये फुटबॉल वुमेन्स टीम जो है 8 साल बाद इंटरनेशनल मैच में इस टीम ने हिस्सा लिया, पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया। 4 कंट्रीज के दरमियान ये मैच था और मारिया खान के गोल ने पूरी दुनिया में धूम मचा दिया और सोशल मीडिया पर उनका ये गोल इतना वायरल हो चुका है और लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं रोनाल्डो के गोल से, और लोग कह रहे हैं उनसे बेहतर है, उससे ज्यादा फैन फॉलोइंग जो है ना उनकी बन रही है, लोग बहुत ज्यादा सराह रहे हैं। और 4 मुल्की मैच में सऊदी अरब तो विनर थे ही, लेकिन पाकिस्तान की सेकंड पोजीशन रही। एग्जैक्टली और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान विमेन फुटबॉल टीम की कैप्टन मारिया खान। थैंक यू सो मच मारिया फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। थैंक यू फॉर योर टाइम, होप यू आर डूइंग वेल। Assalamu alaikum. Thank you so much for having me. It's such a pleasure. Maria Khan, you guys made a wonderful comeback after 8 years in an international event. How does this feel? Yeah, so our first international experience after 8 years was in September. This is our second one, and every time we step on the pitch, every time we get together as a team to represent our country, it's an amazing, surreal feeling, and very proud feeling to where, you know, the girls always want to give their best every time. No doubt, mashallah. Yes, you are our pride, Maria. Everyone, you know, in Pakistan is talking about your goal, actually. Not even in Pakistan, I think internationally. I must say, that was the craziest goal I have ever seen from any woman coming, you know. That was a stunning goal, Yes. Maria. So how would you elaborate that experience? And again, how does it feel? Because you gave an emotional speech as well after and that goal. especially, what were you feeling after the goal? Yeah. Yeah, I think, you know, anytime anyone gets to have the opportunity to represent their country, to make their country proud, to score for their country, to defend for their country, to fight for their country, I think it was a surreal feeling, especially with all of the Pakistani fans that we had there. To be able to celebrate on the same side with them, you know, thank them for their support. You know, again, the performance the girls put in, the effort that the team gave, the coaching staff gave for the entire 4 weeks. Again, this is our contribution to our country, and we just hope that we made everyone proud. All right, Maria, you were also declared as best player of the event. Tell us about that experience as well. I think for me, anytime any player gets this kind of award, it's a reflection of the entire team. It's a reflection of the coaching staff. It's a reflection of the federation. You know, everyone has roles and responsibilities. You know, I did my part, but as well as, you know, 23 other girls and, you know, our staff members, everyone did their part to help contribute to that. So that award it's a reflection of the entire team and organization. Exactly, no doubt. And you know, when I saw a clip, your coach was like very motivational, talking to the team, and I literally got goosebumps when you people were in the ground and saying Pakistan Zindabad. That was really the pride moment for Pakistan, I must say.
Yeah, no, it's, you know, anytime, you know, we're in those team huddles, they're very powerful moments. So it's just great that, you know, we were able to capture that and share that with Pakistan. Because again, this is why we athletes, you know, compete for our countries. You know, we hope to make, you know, our country proud, and it's exciting, and really excited for what's in store for us. Wonderful, wonderful. Maria, we are actually proud of you and your team. Okay, now tell us about your future tournaments, your future matches. Yeah, so something that the normalization committee is trying to do at PFF is just make sure that both men's and women football are competing during the FIFA windows. So for women's, there's a couple windows coming up in February. Hopefully we'll be able to have a training camp in March before our big tournament this year, which is the Olympic qualifiers in April. So All right. inshallah, Okay. inshallah, Inshallah. lots of football to come in the next few months. Inshallah, inshallah. All right, Maria, Maria, lots of prayers for you. And good thank you. luck for your future tournaments, matches. What message would you like to give to all the women watching out there? I think find something you're passionate about, and pursue it to the best of your abilities, and don't listen to people that tell you no, because you can do it. Wow, wonderful. All right. Wonderful message. Thank you Maria so Khan, much. thank you very much for Thank you. joining us, and good luck and lots of prayers for you and the whole team. आप we're लोग actually हमारे so लिए proud बहुत- of them. And thank मतलब- you very much for sharing this happiness with Pakistani people. You know, हम जो लोग भी Exactly. इसको देख रहे हैं वो इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, इतना प्रेज कर रहे हैं, और इतना मजा आता है, ऐसे दिल में आई मस्ट से दिल बाग बाग हो जाता पर है. मारिया Wonderful खान job. ने बड़ी अच्छी बात की. उन्होंने कहा डोंट लिसन टू द पीपल हु से नो. तो Yes. जितने भी लोग नेगेटिविटी, हमारे हम अक्सर इस पर बात करते हैं, बारहा इस पर हम बात कर भी चुके हैं कि जो लोग नो कहते हैं, जो लोग नेगेटिविटी लेकर साथ चलते हैं किसी भी चीज में, आपको ये कहते हैं कि यू कैन नॉट डू इट, आप उनको गलत प्रूव करें और आप हाँ, उनको yes. ये बताएं कि यू कैन डू इट. बिल्कुल. थैंक यू सो मच मारिया खान. और यही अब वो मोटिवेशन है जो आपको आपके अंदर से आनी चाहिए. और जिंदगी में इसी मोटिवेशन की हमें जरूरत है. और एक ब्रेक के बाद, अब एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद भी हम बेसिकली मोटिवेशन पर ही बात करेंगे कि आप अपनी जिंदगी में अपने आप को किस तरह से मोटिवेट करें, कोई भी आपका गोल हो तो कैसे उसको achieve कैसे करें? अचीव करना है, इस पे हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद. देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात. वेलकम बैक टू स्नो पाकिस्तान. नाज़रीन, अब हम बात करेंगे मस्बत सोच की, मस्बत ज़िंदगी की, वो ज़िंदगी जो मुआशरा बदलने के काम आती है. उस पॉजिटिविटी की बात करते हैं जिसका जिक्र मैं और हिना रोज़ करते हैं कि एक मस्बत एक हेल्दी मुआशरा जो है वो कितना ज़रूरी है. जहन हमारे जिस्म का वो हिस्सा है जहाँ ख्यालात बनते हैं और जन्म लेते रहते हैं, और ये एक लामतनाही और कभी ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है. तो हमारे जहन में हर वक्त कोई ना कोई ख्याल और जो सोच है वो चलती रहती है, कभी अच्छे कभी बुरे ख्यालात, कभी मस्बत और कभी मनफी ख्यालात. मस्बत सोच का नतीजा हमेशा मस्बत निकलता है. हम हमेशा ये बात करते हैं, इस पर जोर देते हैं, और कामयाब ज़िंदगी जो है वो मस्बत सोचों, रवैयों और उसके बाद आपके मस्बत इक़दामात का ही नतीजा होती है कि आप एक अच्छी ज़िंदगी बिल्कुल. और सोच की जहाँ पर आपने जमील बात की, सोच इंसानी जहन पर इस हद तक मुझे लगता है असरअंदाज होती है कि कोई भी इंसान अपनी किस्मत खुद बना सकता है, और ज़िंदगी का हर मंजर सोच से जन्म लेता है और सोच पर ही ख़त्म होता है. इसीलिए हमें चाहिए कि अच्छी सोच रखें, और अच्छी सोच के बहुत सारे फ़वाइद हैं. उम्र दराज होती है, आप खुश रहते हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी जो है ना बीमारियों से बचे रहते हैं, और भी लोग बहुत दाना सारी कहते हैं चीज़ें. आपको, अक्लमंद कहते हैं. अक्लमंद लोग आपको कहते हैं, लोग आपसे exactly. मशवरा करते हैं, ना कि वो लोग आपसे बात करने से भी कतराएं. तो ये बड़ा एक मस्बत चेंज होता है आपकी पर्सनैलिटी में. तो बेसिकली मस्बत सोच क्या है और ये ज़िंदगी और मुआशरे को कैसे बदलती है, इस पर जनाब हम बात करें. और बहुत ही ख़ास मेहमान हमारे साथ हैं शवाज़ हुसैन बलोच साहब, फाउंडर एंड CEO ऑफ स्कूल ऑफ मोटिवेशन हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सोशल एंटरप्रेन्योर हैं, कोच हैं, मेंटोर हैं, और बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी हैं. तो सबसे पहले तो उनसे बात करते हैं. शवाज़ साहब, बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. कैसे हैं आप? आई एम फाइन जी, आप कैसे हैं? आपकी ये टोपी बहुत अच्छी लग रही है, चित्राली टोपी. आपकी इस टोपी से भी बड़े पॉजिटिव वाइब आ रही है. हाँ जी. जी हाँ, बिकॉज इट इज़, आपने देखा होगा इस पे फेदर मैं तो देख नहीं सकता, बट इट्स अपराइट और इट्स लाइक अ प्राइड ऑफ पाकिस्तान. Exactly. द चित्रातली स्काउट्स जी. आल्सो. तो आई थिंक हर इंसान को एक अपराइट तरीके से रहना चाहिए,
तो दिस इज़ दी एक फेदर हमें सिखा सकता है कि हम एक पर से अपनी ज़िंदगी गुजारना सीख सकते हैं। बिल्कुल। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि शहबाज साहब देख नहीं सकते, लेकिन हम सबसे ज़्यादा देखते हैं ये, आई मस्ट से। ये वो देखते हैं जो हम नहीं आंखों देख वाले सकते। देखने से रह जाते हैं। तो शहबाज साहब जो हैं उन चीज़ों को देखते भी हैं, महसूस भी करते हैं, और फिर उनको बहुत अच्छे वर्ड्स के ज़रिए आपके अंदर मोटिवेशनल कुछ जगाते भी हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो सर ये बताइए कि मस्बत सोच है क्या, किस तरह से ये जन्म लेती है? देखें, मस्बत सोच इंसान को ना जीना सिखाती है, हर मुश्किल से निकलना सिखाती है, हर मुश्किल में पॉजिटिव रहना सिखाती है, और हर मुश्किल को हैंडल कैसे करना ये सिखाती है। जैसे अगर मैं अपनी एग्जांपल लूँ, कई लोग जब डिसेबिलिटी का शिकार होते हैं या उनको किसी भी टाइप की डिसेबिलिटी होती है तो नेगेटिविटी उनको टेक ओवर कर लेती है। और हालांकि अगर सोचा जाए और देखा जाए, अगर पॉजिटिव तरीके से देखा जाए, तो नेगेटिविटी जो है एक लम्हे के लिए होती है, और पॉजिटिविटी आपको लॉन्गर टर्म में ले जा सकती है ज़िंदगी में आगे। जब मैं ब्लाइंड हुआ तो मैंने सोचा कि ज़िंदगी जो है अभी ख़त्म नहीं हुई, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ, लेट्स मूव अहेड। एक आंखें ही गई है ना, तो क्या हुआ, हम मेरे पास हाथ पाँव सलामत है, मेरा ब्रेन मेरे साथ है, तो क्या मुझे अल्लाह ने अगर एक चीज़ ली, उसके साथ मुझे 10 चीज़ें और थमा दी, मुझे अच्छी सोच दे दी, अच्छा विजन दे दिया, और सोचने का तरीका बताया, लोगों के लिए काम करना सिखाया। तो आप देखेंगे एक चीज़ के बदले अल्लाह ताला आपको 10 चीज़ें दे देता है। बेशक बेशक जी। शहबाज साहब, हमारे मुल्क के जो हालात हैं और हमारे मुआशरे के जो हालात हैं, हमें नेगेटिविटी ज़्यादा नज़र आती है और पॉजिटिव लोग, पॉजिटिविटी और पॉजिटिव सोच हमें बहुत कम नज़र आती है। आपके ख्याल में हमें क्या ऐसे इक़दामात लेने चाहिए कि हमारा मुआशरा एक मिसाली मुआशरा बने? हालांकि हमारी इस्लामी तालीमात बार बार जोर देती हैं पॉजिटिविटी की भी और एक हेल्दी मुआशरे की भी, लेकिन हम न जाने क्यों, आप देखें गुजरते सालों के साथ हम मज़ीद वर्स्ट कंडीशन में जा रहे हैं। देखें, असल में पॉइंट इज़ दिस कि आपका गोल क्या है लाइफ में, हमारे मुआशरे का गोल क्या है, हमारे मुआशरे का सोशल कोशेंट क्या है, हमारे मुआशरे का एडवर्सिटी कोशेंट क्या है, ये हमें देखना पड़ेगा। हम एज इफ हम ये तो कहते हैं कि जी मुल्क इकोनॉमिक डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में क्या कर रहे हैं ये नहीं सोचते। अब आप देखें ना, कतरे से कतरा मिलके एक दरिया बन जाता है। बेशक वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट के अव्वल खेश बाद दरवेश, आपने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में क्या रोल अदा किया। हमने गवर्नमेंट को ब्लेम कर दिया, हमने सिस्टम को ब्लेम कर दिया, यूथ ने कहा जी मेरे पास ये नहीं है, हमें ये मेरे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, मैं कुछ अचीव नहीं कर सकता। दीज आर द लेम एक्सक्यूजेस। हमारी अप्रोच शुड बी सोल्यूशन ओरिएंटेड। पॉजिटिविटी, मस्बत बात की सोच की आप बात कर रहे हैं, हमारी जो सोच है वो सोल्यूशन ओरिएंटेड होनी चाहिए। हर नेगेटिविटी, जो पॉजिटिविटी का एग्जिस्टेंस ही नेगेटिविटी से स्टार्ट होता है। We need to जो understand। हमारे मुल्क के हालात हैं, जो महंगाई बढ़ गई है, जो करंट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो इकोनॉमिक प्रेशर और जो हम क्राइसिस से गुजर रहे हैं, आप कैसे सजेस्ट करते हैं लोगों को इस सारी सिचुएशन में पॉजिटिव रहना? क्योंकि हर वक्त ये ख्यालात जो है इंसान को तंग करते हैं, घर कैसे चलेगा, महंगाई को किस तरह से जो है ना महंगाई का सामना किया जाए, और इन सारे मौशी हालात में पॉजिटिव सोच को लेकर चलना मुझे लगता है इट्स नियरली इम्पॉसिबल। तो किस तरह से हम अपने अंदर वो पॉजिटिविटी लाएं और किस तरह से? द पॉइंट इज, श्रीलंका की एग्जांपल आपके सामने है। हम उस हालत तक तो अभी नहीं पहुंचे। बेशक। नंबर 1, नंबर 2, पूरी दुनिया में ये हाल है। आप ये ना सोचें कि पाकिस्तान इज द ओनली विक्टिम ऑफ दिस इकोनॉमिक डिक्लाइन। उसके बाद कोविड के बाद एवरीबडी इज फेसिंग दिस म्यूजिक। पूरी दुनिया में ये हाल है। पूरी दुनिया में हाल है। तो अब बजाय रोना पीटना करने के, व्हाई डोंट वी यूनाइट? देखिए, सबसे पहले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा यूनिटी। इस वर्ल्ड में एक पूरा समंदर है। Absolutely. जब इस तरह के डिफिकल्ट टाइम्स आते हैं तो आप यूनिटी शो करें। बेशक। फिर नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने कहा जी फेथ किस चीज़ का? ब्लाइंड फेथ ऑन अल्लाह। और फिर डिसिप्लिन शो करें। क्या मुझे इस सवाल का जवाब यहाँ पे ये कौम दे सकती है? अगर ये थोड़ी सी यूनिटी शो करें और सारे लोग ये समझे कि हम पाकिस्तानी हैं सिर्फ, तो क्या हम इस मुश्किल से नहीं निकल सकते? आई डोंट थिंक सो। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा मसला है ये। हम निकल सकते हैं अगर हम थोड़ी सी यूनिटी शो करें
और हम अपने मुल्क का सोचें. इंटरेस्ट Exactly. इज इम्पोर्टेंट. पॉलिटिकल इंटरेस्ट से ज़्यादा नेशनल इंटरेस्ट इज इम्पोर्टेंट. दिस इज द मेन थिंग. खूबसूरत बात, बहुत जी. खूबसूरत बात की आपने. शहबाज साहब, हमारे मुआशरे का एक अलमिया ये भी है जी. कि मस्बत बात करने वाले लोग तो बहुत ज्यादा हैं. जी. ठीक है, इंक्लूडिंग मी. मैं और हिना भी, हम रोज जब मॉर्निंग शो स्टार्ट करते हैं तो हम हमेशा, हमारी कोशिश होती है कि आज कोई बहुत अच्छी बात की जाए, कोई अच्छा, लेकिन अच्छी बात के साथ साथ अच्छा अमल भी बहुत जरूरी है. प्रैक्टिकली तो प्रैक्टिकली भी, तो पॉजिटिव सोच अपनाना, बात करना, उसके बाद उसको अमल करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं और वो अमल करने से हम क्यों कासिर हैं? देखिए, एक्शन ओरिएंटेड एक अप्रोच होनी चाहिए. वो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. जब मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मैं किसी को और क्या कोट करूँगा. मैंने खुद, जब मैं ब्लाइंड हुआ, मैंने बड़े मेडल्स ले लिए, प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिल गया, इंटरनेशनल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेशन XYZ. लेकिन जब मैंने सोचा कि व्हाट आई हैव डन फॉर ह्यूमैनिटी, जो मेरा एक गोल था कि मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूं, वो तो कुछ नहीं किया. दैट वाज द बेसिकली स्टार्ट ऑफ माय, जिसे बसीरत कहते हैं ना, वो था. और उसके बाद मैंने सोचा, 10 साल पहले की ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे, और मैंने लोगों के लिए जो है वार्म क्लोथिंग प्रोजेक्ट भी उससे स्टार्ट लिया, वाटर वेल्स भी बनाए, सोशल वेलफेयर की, पॉवर्टी एलिवेशन के प्रोजेक्ट्स किए. अच्छा, इसने मुझे क्या दिया? इसने मुझे एक सेटिस्फैक्शन दी, कॉन्फिडेंस दिया, और एक मुझे ना एक पाथवे दिया, एक डायरेक्शन दी कि मैं अगर एज ए लीडर मैं खुद एग्जाम्पल नहीं बनूंगा तो मुझे फॉलो कौन करेगा? मैं यहाँ पे बैठ के बातें करता रहूँ फील्ड और ग्राउंड में. आई शुड नॉट एक्ट लाइक अ लीडर. मैं डरूँ, मैं कावर्ड तरीके से एक्ट करूँ, और मैं एक्शन ना करूँ, मैं एग्जीक्यूट ना करूँ, तो लोग मुझे कौन फॉलो करेंगे? मेरी बात को कौन सुनेगा? नो वन एल्स. सो आई थिंक लीडर शुड लीड फ्रॉम एग्जाम्पल, और एग्जीक्यूशन प्लानिंग से बेहतर है. प्लानिंग इज अ गुड फेज, बट एग्जीक्यूशन इज द सेकंड फेज. इज इम्पोर्टेंट. बिल्कुल. अच्छा सर, बहुत सारे, अगर हम थोड़े से टीनेजर्स की बात करते हैं, जी. यंगस्टर्स की बात करते हैं, यूथ की बात करते जी. हैं, अक्सर ऐसा होता है कि किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था, किसी इंस्टीट्यूट में जाना था, एडमिशन नहीं मिला, मार्क्स का एक टारगेट बनाया हुआ था कि जी ये ग्रेड आना चाहिए, वो ग्रेड नहीं आया, या फिर किसी प्रोफेशन में जाना था, CSS क्लियर करना था, वो नहीं हो पाया. बहुत सारे लोग जो हैं वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, फिर उनको लगता है कि वो ज़िंदगी से हिम्मत वो हार जाते हैं, और उनको लगता है कि वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते और उनको कुछ नहीं करना चाहिए. अगर डॉक्टर नहीं बन सकते, या माँ बाप ने कहा हुआ था कि बच्चे आपने डॉक्टर बनना है और बेटा डॉक्टर नहीं बना, तो ज़िंदगी से हार जाते हैं. उनको किस तरह से आप जगाएंगे, उनको किस तरह से मोटिवेट करेंगे? क्योंकि हमारा मुस्तकबिल है हमारे नौजवान, तो क्या उनको कहेंगे? क्योंकि वो बहुत जल्दी जो है ना नाउमीद हो जाते हैं. देखिए, द पॉइंट इज कि हमें ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि फेलियर जो होता है वो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर सक्सेस. वो एक पहली सीढ़ी होती है जिसकी डेस्टिनेशन सक्सेस है. बिल्कुल. तो ये नहीं हो सकता कि आप पहले स्टेप पे सक्सेस हासिल कर लें, और फेलियर के बगैर आप सक्सेस को एंजॉय किस तरह नहीं कर सकते. दैट इज वी कॉल्ड अ शॉर्टकट, जिसमें आजकल की जो यूथ है वो पढ़ी है, वो कहती थी वन नाइट सक्सेस हमें मिल जाए, हमें हार्ड वर्क, विल पावर, डिटर्मिनेशन वो ना करनी पड़े. वी नीड टू अंडरस्टैंड, यूथ आजकल की ऐसी सोचती है. अब वन नाइट जो आपको फेम मिलता है, फॉर्च्यून, दैट इज फॉर अ शॉर्टर टाइम. आपके विजन को नहीं बनाता वो. दैट इज वो आपसे हैंडल भी नहीं होता. आपके पास कई केस स्टडीज हैं, आप उठा लें, आपको पता चल जाएगा कई लोग वन नाइट फेम को कंट्रोल ही नहीं कर सके. तो स्टेप बाय स्टेप जब आप सीढ़ी चढ़ते हैं, और फेलियर्स को अच्छा, फेलियर क्या करता है? मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल लूं, फेलियर ने मुझे स्ट्रांग बनाया. अच्छा, अपना किस तरह से फेलियर, आप तो क्या मजीद फेलियर आपको और स्ट्रांग बनाता है, मजीद मोटिवेट करता है, मजीद मोटिवेट करता है. जैसा इन्होंने कहा कि मजीद उसने मुझे मोटिवेट किया कि मैं और पावरफुल, बेहतर से बेहतरीन करूं, मेरे अंदर और रेजिलियंस भरी, और मेरे अंदर एक चैलेंज को फेस करने की ताकत आई, और मैंने कहा अब मैं करके दिखाऊंगा. तो आई थिंक यूथ को मायूस बिल्कुल नहीं होना चाहिए. अरशद नदीम की एग्जांपल लें, आपके सामने उसने ओलंपिक्स में क्या, मैं उसको बड़ा बिल्कुल हाई ग्रेड करता हूँ. जो बंदा खेतों में ट्रेन होके अब ओलंपिक्स लेवल तक जा सकता है, तो यूथ के पास क्या लेम एक्सक्यूज है? अब आप मुझे बताएं, जिसके पास ना पैसा था, ना ट्रेनिंग थी, ना कोच थे, ना मेंटर्स थे, ना डाइट थी, लेकिन एक क्या चीज थी? विल पावर, डिटर्मिनेशन, एक अज़म था, गोल अचीव करना था. तो आई थिंक यूथ को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये फेलियर है.
अल्लाह ने उसके लिए और बेहतर चीज़ रखी थी, इसलिए अल्लाह ने उसको डाइवर्ट कर दिया। ट्रू दैट। और ये अब आपने बिल्कुल बड़ी अच्छी खूबसूरत बात की जी कि हम ये सोच रहे होते हैं कि शायद ये मैं फेल हो गया, मैं नाकाम हो गया जी। और उसका जो डिप्रेशन और टेंशन होती है, ऐसे में हम अजीबो गरीब तरह के स्टेप्स लेना शुरू कर देते हैं ज़िंदगी में और हमें लगता है कि बस अब ये दरवाज़ा बंद हो गया पता। हालांकि मुझे ये लगता है अगर उसी टाइम पे अगर ये सोच आए ना कि शायद मेरे लिए अल्लाह ने पता नहीं क्या सोचा हुआ है। Exactly. मुझे लग रहा है कि मैं फेल हो गया हूँ, लेकिन हो सकता है अल्लाह ने मेरे लिए और कितनी बड़ी कामयाबी रखी हो, तो वो सोच भी आपको बहुत मोटिवेट करती है। एब्सोल्युटली। जवाद साहब, हमारे जो बच्चे हैं वो बड़ों को देख के सीखते हैं, एग्जैक्टली, तो हमारे बड़ों का भी मिसाली होना बहुत ज़रूरी है जी। उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि एक हेल्दी मुआशरा, एक पॉजिटिव मुआशरे के लिए कितना ज़रूरी है कि हमारे बड़े अपने बच्चों के लिए मिसाल बने और नेगेटिविटी और मेरा नहीं ख्याल मुझे कोई चीज़ मेंशन करनी चाहिए कि हमारे बड़े किस तरह एक्ट करते हैं या किस तरह सारी चीज़ें चल रही हैं। जी देखें, जो बच्चा होता है ना उसके दिमाग में ना एक रिकॉर्डर होता है, उसके ब्रेन के अंदर एक कैपेसिटी है, ब्रेन के अंदर कि वो ऑब्जर्वेशन उसकी बहुत स्ट्रांग होती है, वो बचपन से रिकॉर्ड करना शुरू करता है। अब वो बेंचमार्क करता है अपने पेरेंट्स को भी, अपने बड़ों को भी, आसपास लोगों को भी। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। कभी कभार हम जब उस बच्चे के अंदर एक रिएक्शन देखते हैं तो हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये इसने मुझे देख के ऐसा किया। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि ये इसने सीखा कहाँ से बिहेवियर। सो नंबर वन, ये ग्रूमिंग जो स्टार्ट होती है ये आपके घर से स्टार्ट होती है। बेशक हम ये पेरेंट्स कहते हैं जी अक्सर बच्चों को, बस जी हमने अच्छे स्कूल में डाल दिया तो अब उनकी जिम्मेदारी है। उनकी जिम्मेदारी एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, ग्रूमिंग आपकी जिम्मेदारी है। बेशक बेशक। तो आजकल के बच्चे आपने देखा होगा पबजी और इस तरह की चीज़ों में, आइस ड्रग वगैरह में पड़े हुए हैं। तो मैं उनको हमेशा, मेरी कैंपेन है स्कूल ऑफ मोटिवेशन की जो मैं चला रहा हूँ हर स्कूल कॉलेज में, कि मेरी, मैं समझता हूँ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं जा के उन बच्चों को कहता हूँ कि ये जो चीज़ है आपको जो है एक बंद गली की तरफ ले जाएगी। इसका कोई एंड, कोई वो नहीं है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है, इसकी कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं है। तो बच्चों, अब आपका क्या काम है एज ए सीनियर, एज ए एल्डर, आपने बच्चे को अवेयरनेस देनी है। हम कम्युनिकेशन गैप की वजह से, कल्चर नॉर्म्स की वजह से अपने बच्चे से बात ही नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। हम एज ए पेरेंट बात ही नहीं करते। मेरे ख्याल से आजकल के बच्चे, दे आर माशाल्लाह वेरी इंटेलिजेंट, वेरी शार्प। ये जनरेशन एक्स है, ये बहुत शार्प है। इसको अगर आप थोड़ा कम्युनिकेट करेंगे, अपना गैप ख़त्म करेंगे, एक ब्रिज बनाएंगे, देन यू कैन गाइड हिम। आप इसके सामने, इसको वो ज़माने चले कि डंडा पीर था। जी बिल्कुल। अम्मी अबू ने हमें मार मार के, चपेड़े मार मार के और डंडे तोड़ दिए हम पे। सही बात। और हमने मनोहन तस्लीम कर दिए जी, बस इधर ये जो है ना, वो ज़माने अब चले गए। दोस टेक्निक्स वर वेरी now traditional, conventional archive हो चुकी है। Now you have to take your kid into conversation, कम्युनिकेट करनी है और उससे बात करें, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी जी। और उससे बात कम्युनिकेशन गैप है, बिल्कुल कम्युनिकेशन गैप ही सबसे बड़ा फेलियर होता है। मुझे लगता है हमारे घरों का जी, कि आप बच्चों से बात नहीं करते, फिर हेजिटेट करते हैं और रिजर्व रहना पसंद करते हैं कि जी बड़े और बच्चों में जी। और इसमें ये होता है कि आपका मेल पेरेंट टू मेल सन, फीमेल पेरेंट टू फीमेल डॉटर, ये आपस में जब आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं, काफी चीजें आती है, वी नीड टू कम्युनिकेट। उनको बताना चाहिए, बजाय इसके कि कोई आउटर फैमिली से उसको बता रहा हो जी, और उसको गलत साइड पे लेके जाए। आप आजकल वो देख लें, देयर आर सो मेनी केसेस, लड़कियां घर से भाग गई एट एज ऑफ व्हाट, 13-14। बच्चे आपके किस तरफ निकल गए, ड्रग्स में, बिल्कुल, एज ऑफ द ओ लेवल्स, ए लेवल्स। अभी रिसेंटली एक स्कूल का एक वाकया रिपोर्ट हुआ जिसमें लड़कियों की लड़ाई हुई जी, और बड़ा ब्रूटली उसको मारा पीटा जा गया, रहा है। उस पे जुल्म किया गया। लड़कियों की लड़ाई, वो जो ग्रुपिंग, एक लड़कों का जो हम सुनते होते थे जी कि फड्डे हो गए, लड़ाइयां हो गई, वो अब आप ये देखें ना, और स्कूल्स में ऐसा देखा जी। जाए। अब आप देखें, ये जो बिहेवियर है, ये साइकोलॉजी उस लड़कियों ने कहाँ से सीखी? वी नीड टू क्वेश्चन मार्क दिस थिंग, वी नीड टू गिव अ फुल स्टॉप हियर कि ये जो ठीक है, हमें ये तो आउटकम है ना, इसको अगर हम रिवर्स एनालिसिस करें, उन बच्चियों ने ये सीखा कहाँ से? ये बिहेवियर उनको दिमाग में किसने डाला? बड़ा सवाल, बिल्कुल बड़ा सवाल। ये आपकी बात हो गई कि हम बड़ों से सीखते हैं, तो मुझे इस सवाल का जवाब दें। हम तो हमेशा रिएक्टिव अप्रोच पे रहते हैं, ये नहीं सोचते, रूट कॉज में नहीं जाते कि ये आया क्यों है। वो है ना परीटो अल्फरीडो, वो कहता है कि जी अगर आप अपने
जो 20% मेजर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म कर दें तो 80% आपकी माइनर प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। खत्म हो यस जाएंगे। यस 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 तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो मैंने सर्टिफिकेशन की थी उसमें मैंने ये सीखा था, तो ये मैंने इसको अप्लाई भी किया। तो आई थिंक हमें पॉजिटिविटी की तरफ रहना चाहिए। हर नेगेटिविटी में से जो चंक है पॉजिटिविटी का, देखें हर नेगेटिविटी आपके इर्द गिर्द एक समंदर की तरह होगी, लेकिन उस समंदर में एक मछली होगी जिसका नाम पॉजिटिविटी है, अरे वाह। जिसको खा के लेकिन आप सर एनर्जी। आपको नहीं लगता कि ज्यादातर लोग जो है वो नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं? अगर हम जी। सिर्फ छोटी सी एग्जांपल लें, सोशल मीडिया की चले जी। बात कर लेते हैं। सोशल मीडिया पर वो बिकता है जो कुछ जिसमें कंट्रोवर्सी दिखाई जाए, Negative जिसमें चीज़ ज्यादा मारपीट बिकती हो, है। कोई नेगेटिव चीज हो। फिर अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे चैनल्स को भी मैं यहाँ पर ब्लेम करूंगी कि जी TRPs के लिए ऐसा कुछ दिखा रहे हैं कि जो शायद उनको नेशनल टेलीविजन पर नहीं दिखाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि एज अ नेशन हम कहाँ लैक कर रहे हैं? हमारी मॉरल वैल्यूज, हमारे जो एथिक्स हैं वो कहाँ पर हैं? क्योंकि हम इस रेस में है कि जी व्यूज मिल जाएं, लाइक्स मिल जाएं, नंबर ऑफ फॉलोअर्स बढ़ जाएं, रेटिंग्स आ जाएं, TRPs हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई हैं, कंटेंट से फोकस हट गए और हम दिखाना भी नेगेटिविटी ही चाह रहे हैं। लर्निंग जीरो हो चुकी है। लर्निंग जीरो है। व्हाट आर पीपल लर्निंग आउट ऑफ दैट? एग्जैक्ट। देखें अब हमने ये देखना है कि हमारी यूथ का गोल क्या है, हमारी यूथ को गोल क्या बताया गया है, हमारी यूथ को क्या चीज़ वो समझते हैं कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ, हमारी यूथ जो है बजाय टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की बजाय ड्रग्स एडवांसमेंट और इन चीज़ों में पड़ चुकी हाँ हुई, जी। ठीक है। अब उनको ये लगता है कि दिस इज़ द एंड ऑफ लाइफ, यही लाइफ है। जबकि वेस्टर्न क्या कर रहे हैं, अभी कल मैं सिंगुलैरिटी एक बुक है दिस सिंगुलैरिटी इज नियर बाय रे कर्सन की वो पढ़ रहा था, तो उसमें उसने बताया कि 2029 तक के बाद आपकी जो ह्यूमंस को टेक ओवर कर लेगी AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी अच्छा अब ये उसकी प्रिडिक्शंस हैं। ये बुक उसने 2005 में लिखी थी और उसमें से तकरीबन 25 में से तकरीबन 9 प्रिडिक्शंस उसकी ठीक हुई हैं। दैट इज स्टिल लेस अमाउंट ऑफ परसेंटेज बट इट हैज अ ग्रेटर इम्पैक्ट। अब आप देखें दुनिया कहाँ जा रही है, मार्स के ऊपर। आपके सामने ये जो स्टारलिंक का प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसके साथ आप इलॉन मस्क को देख लें, वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में कहाँ जा रहा है। संदीप पिचाई, ही इज द CEO ऑफ गूगल। मुझे अब मैंने एक इसको एज अ मिशन बनाया है कि मैं अपनी यूथ को जगाऊंगा, उनको उनके ज़मीरों को जगाऊंगा, उनको एक 440 वोल्ट का झटका दूंगा कि देखो दुनिया क्या कर रही है। और उन्होंने आपको ड्रग्स में डाल दिया है और आप लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हो। योर गोल इज नॉट येट देयर, आपने गोल ही नहीं सेट किया। डिग्री ग्रेड इज नॉट अ गोल। वेरी खूबसूरत वेल बात। सेड, वेल सेड। जी। शहबाज बलोच साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, Thank you. एंड आपको हम गुड लक भी कहेंगे Thank you, आपके thank you. प्रोजेक्ट्स के लिए। जी। ऐसी मोटिवेशन हमारे माशरे में बहुत ज़रूरी है। मच नीडेड। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं ना जो हम खुलकर बयान भी नहीं कर सकते कि हमारे माशरे में नेगेटिविटी किस तरह जन्म ले रही है। बिल्कुल। आप यकीन करें कि हमारे माशरे में ऐसी ऐसी स्टोरीज हैं जिनको मीडिया कवर भी नहीं कर सकता। वो मैं बोलते हुए भी थोड़ी शर्म खा जाऊंगा कि हमारे माशरे में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो एक पॉजिटिव माशरा जो है वही एक हेल्दी फ्यूचर की ज़मानत है। तो इसलिए आज से ही हमें अपने बच्चों पे फोकस करना है और पॉजिटिव ज़िंदगी गुजारने के लिए मिलकर, शहबाज साहब वाली बात कोट करूंगा कि मिलकर काम करना है। इंडिविजुअली आपने अपना हिस्सा क्या डालना है, आपका ये फोकस होना चाहिए। ब्लेम गेम में ना जाएं, उसने ये नहीं किया, हमारे सियासतदान क्या करते हैं, जब ये थे तो क्या किया जी, भाई अपना भी तो बताए ना, आपने फिर क्या किया। और मुआशरे की अगर हम बात करें, हमारे घरों में भी यही होता है, अनफॉर्चुनेटली हमारी फैमिलीज में भी यही होता है। उसने ये नहीं किया, इसने फलां में ये कर दिया। वो पूछ जाए ना आपने क्यों नहीं ये किया, उसने भी तो ये नहीं किया, उसने भी तो ऐसे किया था, उसने भी तो अपनी शादी पे नहीं बुलाया था, हमने भी नहीं बुलाया। खैर ये तो बड़ी निटी ग्रिटीज में हमें नहीं जाना चाहिए। जिंदगी बहुत खूबसूरत चीज है, इसको पॉजिटिव तरीके से गुजारें। और सोच की जब बात होती है तो सोच अपनी जो है आप मस्बत रखें। पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव अप्रोच आपको बहुत आगे लेकर जाएगी। और पॉजिटिव नोट पे यहाँ पर हम लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात।
वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। और अब वक्त हो गया हमारे सेगमेंट क्या आप जानते हैं का। क्या आप जानते हैं में आज का जो पहला सवाल है वो हिना मैं आपसे पूछता हूं और अपने नाज़रीन से भी। वो सवाल ये है कि पाकिस्तान का ऐसा कौन सा इलाका है जिसका नाम आप उल्टा पढ़े या सीधा पढ़े तो सेम रहता है। This was not expected. क्या आप जानते हैं? हिंट दे दे। क्या आप जानते हैं? पाकिस्तान का इलाका है और ऐसा नहीं है कि पंजाब में आता है? नो 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 नो, पहाड़ी सिलसिले में है। तो अच्छा अब देखें, ये नाम ऐसा है जो सबने सुना हुआ है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि किसी ने सुना ना हो, पता ना हो, ठीक है? ठीक है, तो अब और क्या हिंट चाहिए आपको? अहमद, आप मुझे हेल्प करें प्लीज पीसीआर से। इन्होंने बहुत डंडी मारी है, इन्होंने सवाल बदल लिया अपना। नहीं नहीं। अच्छा वेट, मरी को तो लिखते हैं तो कोई वो नहीं होता। नथिया गली, स्कर्दू। प्रोड्यूसर साहब की आवाज आ रही है। करक, करक, करक एक इलाका, ठीक है? करक जिला। तो वो तो नहीं तो वो उल्ट सीधा भी पढ़े तो करक ही है, उल्टा भी पढ़े तो करक है। लेकिन नहीं, मेरा सवाल का इशारा किसी और तरफ है। नहीं, लेकिन करक इज आल्सो राइट आंसर। हाँ, लेकिन करक से ज्यादा मतलब मैंने उस ये अब ज्यादा वाला क्या होता है? मैंने कहा था इलाके का नाम, ये जिला है, मैं इलाके का पूछ रहा हूँ। स्टिल देखो, नाम हमने गेस तो कर लिया। अच्छा ना? सबसे बड़ा हिंट दे रहा हूँ। अच्छा, इस इलाके के नाम से ना एक क्रीम भी है बड़ी मशहूर, बड़ी पुरानी। तिब्बत स्नो। तिब्बत। तिब्बत। Oh my God, I guessed it right. सीधा पढ़े उल्टा पढ़े, इट्स तिब्बत। कैसे? बत। हाँ, ते, बे एंड ते। तिब्बत। तो उल्टा भी पढ़ लो तो तिब्बत। तिब्बत एंड तिब्बत। ओके, दैट वाज इंटरेस्टिंग। चलो अब आपका जरा मैं वाइवा लेती हूँ ना। जी, 2 + 2 इज इक्वल। आपको पता है नाज़रीन, आपको भी, क्या आप जानते हैं कि 2 + 2 नहीं इज इक्वल टू 225 + 225 इज नॉट इक्वल टू 450। आपको पता है इस बारे में? इस बारे में नहीं पता। मेरा सवाल अब करने की बारी। आर यू रेडी? मुझे लगा वाइवा होने लगा थोड़े मैथ्स के सवाल। मेरे सवाल के लिए आप तैयार हैं? आर यू रेडी? जी पूछें, सवाल क्या है? क्रैब के दांत कहाँ होते हैं? किसके? क्रैब। क्रैब के दांत कहाँ होते हैं? केकड़ा। केकड़े के दांत कहाँ पर होते हैं? उसके दांत क्या? पहले तो ये बताए केकड़े का मुंह कहाँ होता है? जहाँ होता है भाई। दांतों में पहुंच गई है हिना। उसका मुंह वही होता है जहाँ सब उनका होता है। केकड़े का मुंह? केकड़े का क्या मुंह नहीं होता? केकड़े कहाँ होता है? चले बताएं। आगे होता है जहाँ पे सब, जैसे हमारा केकड़े का, इधर देखिए, केकड़े का जी, ये केकड़ा है, इसका मुंह कहाँ है? मैंने कभी इतना माइन्यूटली केकड़ा नहीं देखा। आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दे, दांत कहाँ होते हैं? पहले आप मुझे बताइए। पहले आप मेरे सवाल का जवाब दें, बाद में आपके अच्छा सवाल चले, का हिंट दें, हिंट दें फिर। मुंह में नहीं है। मुंह में नहीं है तो फिर दांत। तो फिर क्या मैदे में है जो मुंह में नहीं है? वाह 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 वाह। है मैदे में? मैदे अच्छा, में ही है। केकड़े के जो दांत है, क्रैब के जो दांत है, मैं तो उसके वैसे ही मैदे कहा में था, होते हैं। मैं तो वैसे ही कहा था कि जो गेस्टेड एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, अब आप तीसरा सवाल आपका एक था, आप जल्दी से अगर पूछना चाहते हैं तो। मेरा तीसरा सवाल था जी, जो आपने पहले पूछा था, डंडी मार के आपने वो तिब्बत वाला जो पूछ लिया। अच्छा चले, कल पूछूंगा वो तीसरा सवाल। Are you sure? कल के लिए भी कुछ होना चाहिए। कल के लिए तो मुझे तो वैसे भी हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो खत्म हो चुका है। वक्त खत्म हो गया, तो हमें आवाज आ गई प्रोड्यूसर साहब क्योंकि बस करें, बहुत आपने क्या आप जानते हैं कर लिया। अभी इजाजत लें और नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुझे और जमील सुखेरा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, बाय।